मोदी सरकार जल्द से जल्द वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी कर रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी का बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट मार्च में ही सरकार को मिल चुकी है। इस अहम मसले पर बीजेपी को एनडीए के सहयोगी दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। 140 करोड़ की आबादी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य वाला देश हर वक्त चुनावी मोड में रहता है। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन हर 3-4 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव की वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा सरकारी धन भी खर्च होता है। आपको याद होगा, अभी 3 महीने पहले लोकसभा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी संग्राम जारी है। इसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी समेत कई राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके बाद अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलावा राज्यों में पंचायत चुनाव, नगर निगमों और नगर परिषद के चुनाव भी होते हैं। यानी पूरे साल किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनावी प्रक्रिया चलती है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना बेहद मुश्किल होता है। प्रशासन के साथ पूरी मशीनरी पर इसका असर होता है। यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की मांग तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट पैदा करते हैं। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। एक साथ चुनाव की चर्चा के बीच रविवार को पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने अपने तीसरे टर्म में 100 दिन पूरे कर लिए। इस दौरान खबर यह है कि मोदी सरकार 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी कर रही है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत जल्द बिल आ सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी, लेकिन इस मुद्दे पर जरूरत विपक्षी पार्टियों के समर्थन की भी होगी। देखिए, हम लोग तैयार नहीं, देश को तैयार होना पड़ेगा। देश अगर विकास चाहती है तो 1967 तक एक देश एक इलेक्शन था। ये जो तर्क देते हैं कुतर्क लोग, उस कुतर्क का निदान भी है। अगर देश में विकास चाहिए, लेकिन कमाल की बात, एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। कई सारे मसले हैं। 1960 ईस्वी तकरीबन 62 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राज्यों की विधानसभाओं में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो टूटना शुरू हुआ। अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की सोच नहीं है। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग हो गईं। 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई और एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। पिछले साल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर क्या सुझाव दिए, आइए पहले ये जान लेते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करे। इसके अलावा कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है।
सर, वन नेशन वन इलेक्शन भी लाने की बात चल रही है, ऐसे में इस पे अभी कोई ऐसी ऑफिशियल बात नहीं है, सो हम इस पे बात करना अभी ठीक नहीं है। खबर यह भी है कि सरकार ने कोविंद कमेटी की सिफारिशों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कई राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, जिसके लिए विपक्षी पार्टियों की आम सहमति जरूरी होगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि देश की बड़ी पार्टियां अभी इसके पक्ष में नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या होगा जहां कश्मीर में अभी चुनाव हो रहा है, हरियाणा में अभी चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला है, या अभी भी जहां संपन्न हुए हैं चुनाव, उनका क्या होगा? क्या उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो एक फिजूल की एक्सरसाइज मैं मानता हूं। मेरिट पे तब मैं बोलूंगा जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। अगर सच में वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना चाह रहे थे ये सरकार, तो 24 में आप करा देते एक साथ चुनाव। ज्यादातर तो राज्यों में आपकी सरकार थी, इस्तीफा दिला देते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कब कर रहे हैं? जब 4 राज्यों का चुनाव होना है। आप महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं साथ में? झारखंड का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं साथ में? क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड में आपको खरीद फरोख्त करनी है, आपको बेईमानी करनी है। सियासी पार्टियां भले इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन इससे सरकारी धन की बचत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। आइए समझते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। अलग अलग चुनाव कराने में सरकार और आम नागरिकों पर बोझ बहुत पड़ता है। एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च में बड़ी बचत होगी। अलग अलग चुनाव में अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाले खर्च में भी कटौती हो सकेगी। सरकार के खर्च के साथ राजनीतिक पार्टियों के चुनावी कैंपेन में होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा। बार बार आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव से चुनाव अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों के साथ आम जनता भी परेशान रहती है। एक बार चुनाव होने से लोगों में चुनाव के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। फिलहाल मोदी सरकार इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार कामयाब होती है या फिर नहीं। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भले ही अच्छी सोच है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं होगा। वजह है देश की 140 करोड़ की बड़ी आबादी और भौगोलिक स्थिति। दूसरी तरफ चुनावी चक्र में फेरबदल के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। कांग्रेस समेत तमाम बड़ी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर्स की सोच अलग अलग होती है। पार्टियां कई बार लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ती हैं, जबकि विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में ये पार्टियां इस फॉर्मूले का विरोध कर रही हैं। डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं, हम जो गिनती कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुना करके नहीं खोजते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। नहीं, देखिए, डिबेट और डिस्कशन तो इस पर हुआ नहीं। एक कमेटी बना दी गई, मसौदा क्या है आज तक हमें नहीं पता। भाजपा जो चारों तरफ से घिर गई, इससे ध्यान हटाने के लिए एक फिजूल की एक्सरसाइज है। दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। ब्राजील, स्वीडन, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियां भी इसके लिए तैयार नहीं है। विरोध के पीछे मजबूत तर्क है। विरोध कर रही पार्टियों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आशंका है कि एक साथ चुनाव होने से वोटर एक ही पैटर्न पर वोटिंग कर सकता है
और इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। अगर लोकसभा को वक्त से पहले भंग करना पड़ा तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या राज्यों की विधानसभाओं को भी भंग कर दिया जाएगा? विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार एक साथ 3-4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पाती। एक राज्य में कई चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं, ऐसे में एक साथ पूरे देश में चुनाव कैसे संभव है? रामनाथ कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश की 62 बड़ी पार्टियों से राय मांगी थी, जिसमें से 47 पार्टियों ने अपना जवाब भेजा। 32 पार्टियां अभी इसके पक्ष में हैं, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से सिर्फ बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सीपीएम इसके विरोध में है। कई बड़ी पार्टियों ने तो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर तक नहीं किया। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का दावा है कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार होगा। कई बार राज्यों की विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। हंग असेंबली या फिर विधायकों के दल बदल की स्थिति में सरकार गिरने पर फिर क्या होगा? मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या होगा जहाँ कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला है, या अभी भी जहाँ संपन्न हुए हैं चुनाव, उनका क्या होगा? कई राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। 2 राज्यों के चुनाव घोषित होते हैं, 2 राज्यों के चुनाव घोषित नहीं होते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो अपील करते हैं कि फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कर लिए जाए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक नफा नुकसान को देख के चुनाव की बात करती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। ये सब मुहावरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी समझती है कि लोकतंत्र में जनता का जो आवाज होती है, जनता के फैसले होते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अगर उसको लेके आएगी तो उसको देखने के बाद, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी इस पे कोई टिप्पणी करेगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब इसको लेकर बिल का ड्राफ्ट सामने आएगा तब फैसला लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन असल में तभी संभव होगा जब देश की तमाम बड़ी पार्टियां इस मुद्दे पर एक मत हो, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या फिर बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए संसद से मंजूरी लेनी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा। देश की 50% विधानसभाओं से ये बिल पास कराना होगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन करना होगा, जो कि आसान नहीं है। जाहिर है कि जिन राज्यों में हाल ही में सरकारें चुनी गई वो इसका विरोध करेंगे, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े मसले पर सभी पार्टियों की आम सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन रायपंथी नजर नहीं आ रही है। देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में पार्टियों का स्टैंड अलग अलग होता है। इंडिया गठबंधन इसका मौजूदा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, लेफ्ट, शिवसेना तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, पंजाब में भी ऐसा हुआ। राजनीतिक स्वार्थ और नफा नुकसान का आकलन करते हुए पार्टियां एक मत नहीं हो रही हैं। होना ही चाहिए, और जो अमित शाह जी और जो मोदी जी का विजन है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उसकी ओर आस्ता आस्ता सरकार बढ़ रही है और देश का मन भी उस तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा। कई सारे मसले हैं। 1960 ईस्वी तकरीबन 62 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राज्यों की विधानसभाओं में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो टूटना शुरू हुआ। अब क्या करेंगे? चुनाव किया मान लीजिए एक साथ, वहां मेजॉरिटी नहीं आई या आई तो फिर कुछ लोग क्रॉस ओवर कर गए, सरकार गिर गई, तो वो तो फेल हो गया वन नेशन वन इलेक्शन। वहीं
वहीं दूसरी ओर सवाल एक साथ चुनाव को लेकर इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर भी है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 2 से 3 महीने चलती है। 7 से 8 चरणों में चुनाव होते हैं। अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ होते हैं तो और ज्यादा सुरक्षा बलों और चुनाव कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। क्या ये आसान होगा? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और निर्मम हत्या के विरोध में जारी संग्राम नहीं थम रहा है। जूनियर डॉक्टर्स पिछले 37 दिन से हड़ताल पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ममता सरकार भी ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ममता सरकार डॉक्टरों को बार बार बातचीत का न्योता दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रास्ता निकले तो निकले कैसे। शनिवार को ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बातचीत असफल रही। रविवार को ममता बनर्जी डॉक्टरों के धरना स्थल पर ही पहुंच गई थी। उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। पैदल मार्च, धरना प्रदर्शन और इंसाफ के लिए नारेबाजी। कोलकाता की सड़कों पर जूनियर डॉक्टरों के विरोध की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। पिछले 37 दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों को मनाने में ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों का गुस्सा थम नहीं रहा है। हड़ताली डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं। मुश्किल ये है कि ममता सरकार भी डॉक्टरों की सभी मांग मानने को तैयार नहीं। जैसे पहले भी बात था कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये कॉमन पीपल की भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि ये चीज लाइव हो। अगर लाइव नहीं हो रही है तो दोनों पार्टी अपना वीडियोग्राफर लें, वो कंप्लीट जो भी मीटिंग हो रहा है उसका वीडियो। इसका क्या रीजन है कि जो भी डॉक्टर्स जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस पे। तो बाकी जो इंडिया के लोग जो इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको जानने का पूरा ये हक है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टर्स के नाम आज एक बार फिर पत्र लिखा, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर 2024 के आदेश के मुताबिक कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। ये 5वीं और आखिरी बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर खुले मन से बातचीत के लिए बुला रहे हैं। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वो आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या के पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अपने संकल्प पर कायम हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को जूनियर डॉक्टर्स ने बारिश में भीगते हुए सेंट्रल पार्क से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स की वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध का कोई हल नहीं निकला। सरकार ने डॉक्टरों की कई मांग मानने से इनकार कर दिया। जूनियर डॉक्टर, पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, स्वास्थ्य सचिव समेत कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि 36 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिला। ये हम लोग का जो ये जो प्रोटेस्ट है, इसका 36 दिन 37 दिन होने वाला है। तो इतने दिन में भी गवर्नमेंट से कोई ठीक ठाक कोई हम लोग को कुछ मिला नहीं है। हम लोग कल गए थे उनसे मिलने, वो बोले थे आके कि वो मिलना चाहते हैं। हम लोग गए थे मिलने, लेकिन वहां से हम लोगों को फिर से भेज दिया गया है। और रिसेंटली जो हम लोग का जो सबसे इसके ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग का गुस्सा है, संदीप घोष आरजीकर के एक्स प्रिंसिपल, वो भी कल गिरफ्तार हुए हैं, उनका अरेस्ट हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मिছিল से और भी ज्यादा लोग हम लोग इस प्रोटेस्ट में आए, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। हम लोग का जो 5 जो हम लोग का जो दाबी है 5, वो सब गवर्नमेंट मान ले। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को अचानक जूनियर डॉक्टर के धरना स्थल पर पहुंची और कहा कि उनकी मांगों पर वो गौर करेंगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। डॉक्टर्स का दावा है कि मुख्यमंत्री के आवास पर 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद उन्हें वार्ता स्थल से चले जाने को कहा गया। इसके पहले जूनियर डॉक्टरों ने बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़े रहे, जिसकी वजह से वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन बाद में डॉक्टर्स वार्ता की रिकॉर्डिंग पर सहमत हुए और अपना कैमरामैन लेकर पहुंचे थे।
लेकिन मांगों को लेकर फिर भी गतिरोध बना हुआ रहा। इस मुद्दे पर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनका उद्देश्य है गलत है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि डॉक्टरों को साथ जो समस्या हुआ है उसका समाधान हो, इसलिए बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं अपने। और डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टरों ने अपना 5 डिमांड्स रखा है। इस डिमांड्स के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। कम से कम एक तो फुलफिल करिए, तब जाके ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन फ्रूटफुल होगा, नहीं तो कैसे फ्रूटफुल होगा। उनका धरना मंच पे उनका मीटिंग का ऑडियो है जिसमें ये क्लियर है जो 1 सेक्शन वो चाह रहा है इसका सलूशन, और दूसरे एक सेक्शन वो इसमें सहमत नहीं है। वो चाह रहा है कि ये डिस्टरबेंस कंटिन्यू करे। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि आखिर 37 दिन से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के लिए कौन जिम्मेदार है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। ये दावा ममता सरकार की तरफ से किया गया है, हालांकि डॉक्टर्स इसे खारिज कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है। लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की जांच सीबीआई शुरू कर चुकी है। दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, तो फिर क्या हड़ताल का जारी रहना ठीक है? पिछले दिनों सीएम ममता बनर्जी बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी से दुखी हूं। मैं जूनियर डॉक्टर्स को काम पर वापस नहीं ला पाई। ममता बनर्जी 2 घंटे तक जूनियर डॉक्टरों के इंतजार में बैठी रहीं, लेकिन डॉक्टर बातचीत के लिए नहीं आए थे। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও আমি সবাইকে বলবো যারা যারা আসতে চান তারা দয়া করে আসুন। তাহলে আপনারা যদি নাই এসে বাড়িতে মিটিং করেন তাহলে আপনারা আমাকে চিঠি দিলেন কেন? এত অসম্মান কেন করছেন? অনেক অসম্মান করছেন আপনারা। আগেও 3 দিন আমি 2 ঘন্টা করে অপেক্ষা করেছি। আমি যার জন্য আপনাদের কাছে নিজে ছুটে গিয়েছিলাম। প্লিজ এইটুকু রেসপেক্ট তো দেবেন। আমি তো আবার দৌড়াতাম তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের বলছি শুনো, তোমরা ছোট, আমি বড়, কিন্তু মনে রাখো আমি আন্দোলন করা লোক। पिछले 4-5 दिन से ममता बनर्जी कई बार जूनियर डॉक्टर से भावुक अपील कर चुकी हैं, 2 बार बातचीत कर चुकी हैं, लेकिन डॉक्टरों का एक गुट जिद पर अड़ा है और हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ममता दीदी ने घर से निकाल के हाथ जोड़कर कहा, इतना 3 घंटा हो जा रहा है, आप लोग घर में आइए, बात कीजिए। वो लोग नहीं बोला, तो ये ऑडियो इसका प्रूफ है कि उनका मतभेद है। उनका अंदर सही 1 सेक्शन ये डिस्प्यूट सॉल्व करने नहीं चाहता, वो चाहता है ये चलते रहे। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर ऐलान किया कि 29 लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने लिखा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जूनियर डॉक्टरों के लंबे समय से काम बंद रखने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं और इसके चलते हमने 29 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ममता सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी अस्पताल में मेडिकल सेवाएं प्रभावित नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे क्यू फैसिलिटीज नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों का जो डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा। मुझे लग रहा है अभी सभी को पता है हम लोगों का क्या डिमांड्स है, तो ये डिमांड्स बहुत जस्टिफाइड है। एंड मैं जो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से इसको जांच पहचान करिए।